सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले अहम और ताज़ा खबर आपको दें कि सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान बाजियाब हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक अगवाकार उन्हें फ़तेह जंग के करीब छोड़ गए, जिसके बाद वो अपने भाई के हमरा घर पहुँच गए। ज़राए का कहना है कि मतीउल्लाह जान खैरियत से हैं। नामालूम अफराद ने सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को इस्लामाबाद से अगवा किया था। अगवाकार उन्हें जबरदस्ती काली शीशम वाली गाड़ी में डाल कर ले गए, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मतीउल्लाह जान के भाई की दरख्वास्त पर उनको फौरी बाजियाब कराने का हुक्म दे दिया था। जबकि इस्लामाबाद के थाना आपारा में मतीउल्लाह जान के अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया। मुल्की सियासी क़यादत की तरफ से भी मतीउल्लाह जान के अगवा की शदीद मज़म्मत की गई थी। सद्दाम मांगट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। सद्दाम, क्या अपडेट्स हैं? मतीउल्लाह जान घर पहुँच गए, कोई बयान उनका सामने आया इस हवाले से? अजी बिल्कुल, देखिए सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को अगवाकारों ने रिहा तो कर दिया है और ज़राए के मुताबिक अगवाकार जो हैं उनको टेक्सला के इलाके में छोड़कर जो है वो चले गए थे। मतीउल्लाह जान ने बाजियाबी के बाद इस्लामाबाद के 2 सहाफ़ियों से रब्ता किया और जिसके बाद मतीउल्लाह जान अपने भाई के हमरा जो है वो खैरियत से घर पहुंचे हैं। मतीउल्लाह जान को आज G613 के इलाके स्कूल के बाहर से जो है वो अगवा किया गया था। मतीउल्लाह जान के अगवा का मुकदमा भी थाना अपारा में दर्ज किया गया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी ये जो दरख्वास्त है मतीउल्लाह जान के अगवा के हवाले से ये काबिल समात के लिए जो है वो मुकर्रर कर ली गई थी। और अब तक मतीउल्लाह जान की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस को कोई बयान जो है वो कलमबंद नहीं करवाया गया, क्योंकि अगवा के जो दफात हैं उनके तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और कल सुबह तक इम्कानात यही है कि पाकि पुलिस के सामने मतीउल्लाह जान जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, जिसके बाद मजीद तफ्तीश जो है वो आगे बढ़ सकती है। ठीक है, मतीउल्लाह जान घर पहुंच गए हैं, बहुत शुक्रिया। सेठी की चिड़िया की खबर सच साबित हुई। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान बाजियाब हो गए। सीनियर तज्जियाकार नजम सेठी ने अपने प्रोग्राम में पहले ही बता दिया था कि उनका प्रोग्राम के खत्म होने से पहले ही मतीउल्लाह जान बाजियाब हो जाएंगे। सीनियर तज्जियाकार नजम सेठी की चिड़िया की खबर सच साबित हुई है। मतीउल्लाह जान, जिन्हें नामालूम अफराद की जानिब से अगवा किया गया था, वो बाजियाब हो गए हैं। नजम सेठी ने अपने प्रोग्राम में पहले ही बता दिया था कि उनका प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले मतीउल्लाह जान बाजियाब हो जाएंगे और ये खबर सच साबित हुई। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान बाजियाब होकर अपने घर पहुंच गए हैं। नजम सेठी शो में सीनियर तज्जियाकार नजम सेठी ने पहले ही बता दिया था कि उनका प्रोग्राम जब ख़त्म होगा या ख़त्म होने के करीब होगा, उस वक्त मतीउल्लाह जान बाजियाब हो चुके होंगे और ये खबर सच साबित हुई है। हर किस्म की मतीउल्लाह जान के साथ ट्रेंडिंग शुरू होगी। ये बड़ी यूनिक चीज़ है। एक ट्रेंड, एक 5-6 मतीउल्लाह जान के बारे में ट्रेंड्स शुरू हो गए। सो मैं ये समझता हूँ ये बड़ी हमाकत की है हुकूमत ने और आगे जाके अब देखते हैं कि शाम तक आज का जो फाइनल फैसला है वो क्या होगा। मेरा ख्याल है हमारे प्रोग्राम जब एंड हो रहा होगा तो उस वक्त तक कुछ उससे पहले ही पता चल जाएगा। हर किस्म की मतीउल्लाह जान के साथ ट्रेंडिंग शुरू होगी। ये बड़ी यूनिक चीज़ है। एक ट्रेंड, एक 5-6 मतीउल्लाह जान के बारे में ट्रेंड्स शुरू हो गए। सो मैं ये समझता हूँ ये बड़ी हमाकत की है हुकूमत ने और आगे जाके अब देखते हैं कि शाम तक आज का जो फाइनल फैसला है वो क्या होगा। मेरा ख्याल है हमारे प्रोग्राम जब एंड हो रहा होगा तो उस वक्त तक कुछ उससे पहले ही पता चल जाएगा। हर किस्म की मतीउल्लाह जान के साथ ट्रेंडिंग शुरू होगी। ये बड़ी यूनिक चीज़ है। एक ट्रेंड, एक 5-6 मतीउल्लाह जान के बारे में ट्रेंड्स शुरू हो गए। सो मैं ये समझता हूँ ये बड़ी हमाकत की है हुकूमत ने और आगे जाके अब देखते हैं कि शाम तक आज का जो फाइनल फैसला है वो क्या होगा। मेरा ख्याल है हमारे प्रोग्राम जब एंड हो रहा होगा तो उस वक्त तक कुछ उससे पहले ही पता चल जाएगा। और अब कुछ बात कर लेते हैं चांद के मामलात की। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की साइंस इस बार न चल सकी। फवाद चौधरी का दावा गलत निकला। पाकिस्तान में ज़िलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद 1 अगस्त को होगी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी भी अपने मौक़िफ़ पर डट गए। कहा चांद साइंसी लिहाज से नजर आ चुका है। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के रुकन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कहते हैं कि ये फैसला मुतफ़िक़ा तौर पर किया गया। वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे ने भी इस फैसले की हिमायत की है।
پاکستان میں ذی‌الحج کا چاند نظر نہیں آیا۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کی پیشگوئی غلط ثابت ہو گئی۔ ملک بھر میں کہیں سے ذی‌الحج کا چاند نظر آنے کی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ عید الاضحیٰ 1 اگست بروز ہفتہ ہوگی۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان نے اعلان کر دیا، پاکستان کے کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی اور عید الاضحیٰ انشاءاللہ تعالی ہفتہ 1 اگست کو ہوگی۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے ٹویٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ ذی‌الحج کے چاند کی پیدائش پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 10:33 پر ہو چکی ہے۔ 21 جولائی کو کراچی اور گرد و نواح میں چاند نظر آ جائے گا۔ تاہم فواد چودھری کے دعوے سے متعلق سوال پر مفتی منیب الرحمان بولے کہ ان کو اسٹوڈیو بلا کر پوچھ لیں۔ یہ بتا دیں، فواد چودھری نے دعویٰ کیا تھا کہ آج چاند نظر آ جائے گا۔ اپنے اسٹوڈیو میں جائیے گا، پھر ان کو بلا لیجیے۔ رویت ہلال کمیٹی کے چاند نظر نہ آنے کے اعلان کے بعد بھی فواد چودھری اپنے موقف پر ڈٹے رہے اور رد عمل دینے میدان میں آ گئے۔ کہا چاند سائنسی لحاظ سے نظر آ چکا ہے، بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا، بدھ کو جو چاند نظر آئے گا وہ دوسرے روز کا ہوگا۔ فواد چودھری نے رویت ہلال پر بھی طنز کر ڈالا، بولے ٹیکنالوجی حلال ہے یا حرام پہلے علماء یہ طے کر لیں، نماز گھڑی دیکھ کر ہو سکتی ہے تو چاند کیوں نہیں دیکھا جا سکتا؟ ماڈرن پاکستان ہم نے آگے بنانا ہے، پروگریسو پاکستان بنانا ہے، سائنس ٹیکنالوجی علم کے اوپر بنیاد رکھنی ہے تو پھر اس کے اوپر رکھیں گے۔ اگر دیکھیں نا، ہم پہلے نماز بھی تو ہم سورج دیکھ کے پڑھتے تھے، اب گھڑی دیکھ کے جو ہے وہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بحث ہے، یہ تو سوسائٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس طرح کی ہم سوسائٹی چاہتے ہیں۔ مرکز رویت ہلال کمیٹی کے رکن مولانا عبدالخبیر آزاد کہتے ہیں کہ فیصلہ متفقہ طور پر کیا گیا۔ اجلاس میں وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نمائندے موجود تھے، انہوں نے بھی فیصلے کی حمایت کی تھی۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا کہ حدیث مبارکہ کی روح سے چاند کا آنکھوں سے دیکھا جانا ضروری ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے ان ہاؤس تبدیلی کا آپشن مسترد کر دیا، کہتے ہیں ان ہاؤس تبدیلی میں دلچسپی نہیں، نئے الیکشن چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ انہیں شکایت اور گلہ اپنے دوستوں سے ہے۔ کہا کہ عمران خان کو لائے تو اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن اقتدار کو طول اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتوں نے بخشا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پروپیگنڈا کی بنیاد پر لوگوں کے ذہنوں میں غلط باتیں اتاری جاتی ہیں۔ ہمیں فریش الیکشن کی ہے، سارا الیکشن فراڈ ہے، اس فراڈ کا مکمل طور پر خاتمہ ہونا چاہیے، اور یہ اسلام آباد کی فضاؤں میں اٹھنے والی افواہیں ہوتی ہیں۔ ایک جملہ میں واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں، مجھے شکایت ہے، مجھے گلہ ہے، اپنے دوستوں سے ہے۔ عمران خان اور اس کی پارٹی کو دھاندلی کے ذریعے لائی تو اسٹیبلشمنٹ، لیکن اس حکومت کے باقی رہنے اور اس کے طول پکڑنے میں سب سے بڑا کردار ہمارے اپوزیشن کی بڑی جماعتوں کا ہے۔ یعنی ہم کہیں کہ تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم کہیں کہ تمہارا الٹا پہیہ گھوم رہا ہے، خود جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں 5 سال کے لیے منتخب ہوں اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس 5 مہینے ہیں یا 6 مہینے ہیں، یہ سیاسی حماقت اس سے زیادہ اور نہیں ہوا کرتی۔ وہ کہ حقیقت کی ہے اس نے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور اب بات کریں گے شہر قائد کے موسم کی، تو کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش شروع ہو گئی ہے۔ آئی چندریگر روڈ اور پریس کلب کے اطراف میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ مانیہ شکیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ مانیہ شکیل، بتائیے گا کیا کہنا ہے محکمہ موسمیات کا؟ جی، محکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے 3 روز یہی سلسلہ کراچی میں جاری رہے گا، کیونکہ سمندری ہوائیں چل رہی ہیں، تو سمندری ہواؤں کے باعث کراچی میں بادلوں کی مقدار کافی زیادہ ہے، جس کے باعث ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح بھی ہمیں ہلکی بارش کراچی میں ہوئی، اور اس وقت بھی آئی چندریگر روڈ، صدر، کلفٹن اور محمود آباد کے علاقے میں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے، اور ساتھ ساتھ یہ سلسلہ جو آنے والے 3 سے 4 روز رہ سکتا ہے، جبکہ 25 جولائی سے کراچی میں مونسون کا اسپیل انٹری لے رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے مانیہ شکیل، بہت شکریہ آپ کا۔ اور کراچی کے مختلف علاقوں میں رینجرز اور پولیس کا مشترکہ کامبنگ آپریشن جاری ہے۔ کورنگی، گلشن اقبال، لیاقت آباد، پہلوان گوٹ، گلبرگ، سرجانی، بلدیہ، اورنگی، لیاری اور گرد و نواح کے علاقوں میں آپریشن کیا جا رہا ہے۔ صورتحال جان لیتے ہیں، محمد کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران، اپڈیٹ کیجیے گا اس آپریشن کے حوالے سے۔ جی بالکل، اس وقت ہم کراچی کے علاقے کورنگی میں موجود ہیں، جہاں پہ سندھ رینجر اور پولیس کی جانب سے مشترکہ طور پہ کامبنگ آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے کراچی کے مختلف علاقوں میں کامبنگ آپریشن کی جا رہی ہے۔ آپریشن یہ مشتبہ افراد اور جرائم پیشہ افراد کو پکڑنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔
इस ऑपरेशन में रेंजर, मोटरसाइकिल स्क्वाड और अन्य फोर्स के एहलकार भी इसमें ऑपरेशन का हिस्सा हैं। मुख्तलिफ मखसूस गलियों को नाकाबंदी करके घर घर जो तलाशी है उसका अमल जारी है और मुश्तबा अफराद की बायोमेट्रिक के ज़रिए तस्दीक की जा रही है, जबकि इलाकों को मुकम्मल सील करके, दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल सील करके आने जाने वाले अफराद की उसमें तलाशी ली जा रही है, उनकी तस्दीक की जा रही है और जो गाड़ियां हैं उनको भी बाकायदा तौर पे चेकिंग की जा रही है। पिछले 3 दिनों से सिंध रेंजर की जानिब से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन का सिलसिला जारी रखा, जबकि पुलिस भी ताबड़तोड़ के जो कार्रवाइयाँ हैं जराइम पेशा अफराद के खिलाफ वो कराची में जारी रखा हुआ है। ठीक है कामरान, बहुत शुक्रिया, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। कोरोना वायरस की वैक्सीन की तैयारी में अहम पेशरफ्त हो गई है। बरतानिया और चीन में बनने वाली वैक्सीन के हौसला अफजा नताइज सामने आ गए हैं। बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से बनाई गई कोरोना वैक्सीन को बज़ाहिर महफूज तस्वुर किया जाने लगा है। तकरीबन 1000 अफराद पर किए जाने वाले तजुर्बे के बाद इन अफराद के जिस्म में एंटीबॉडीज़ और वाइट ब्लड सेल्स भी बने हैं। दूसरी तरफ चीन में भी बनने वाली वैक्सीन को 500 अफराद पर टेस्ट किया गया, जिसमें ज़्यादातर अफराद में एंटीबॉडीज़ बने हैं। साइंसदानों के मुताबिक तहकीक के नताइज निहायत उम्मीद अफजा हैं, लेकिन अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ये इस बीमारी का मौसर इलाज है। इसके लिए बड़े पैमाने पर ट्रायल्स ज़रूरी हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मुल्क की सलामती को दरपेश किसी भी खतरे को नाकाम बनाने के अज़म का इयादा किया। शुरका ने कोरोना वबा से बचाव के लिए ईद उल अज़हा के दिनों और मुहर्रम में एहतियात बरतने की ज़रूरत पर जोर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत 23वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया गया, जबकि मुल्क को दरपेश खतरात, अंदरूनी और बैरूनी सलामती की सूरत हाल पर गौर किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने तमाम फॉर्मेशन की जानिब से भरपूर तैयारियों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि इलाकाई सलामती को दरपेश खतरात से निमटने के लिए मुसल्लह अफवाज तैयार हैं। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। शुरका ने मकबूजा कश्मीर में गुज़श्ता साल 5 अगस्त के गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ गैर कानूनी इकदामात के आइंदा माह 1 साल मुकम्मल होने पर कश्मीरियों की जद्दोजहद को खिराज तहसीन पेश किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने टेढ़े दिल ऑपरेशन और कोरोना के खिलाफ जंग में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए कोशिशों को सराहा। ISPR के मुताबिक फोरम ने मुल्क भर में डॉक्टरों, हेल्थ केयर वर्कर्स, पैरामेडिक्स की कोशिशों को भी सराहा। आर्मी चीफ ने फौज की मजमूई तौर पर ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। शुरका ने मुल्क की सलामती को दरपेश किसी भी खतरे को नाकाम बनाने के अज़्म का इयादा किया। वफाकी काबीना के इजलास में वुज़रा ने एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया। बाज़ वुज़रा ने मीडिया और मुआशी टीम की कारकर्दगी पर सवालात उठाए। वफाकी वुज़रा का कहना था कि वज़ीर आज़म ने मुआवनीन और मुशीरों के एहसास ज़ाहिर करके नया ट्रेंड सेट किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में वुज़रा ने मुआशी और मीडिया टीम को तनकीद का निशाना बना दिया। वफाकी वुज़रा फैसल वावडा, फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी और मुराद सईद ने तनकीद करते हुए कहा कि बताया जाए पूरा दिन मीडिया पर नॉन इशूज को इशू क्यों बनाया जाता है। हुकूमत की मुआशी टीम की अब तक की कारकर्दगी का भी बताया जाए। ज़राए के मुताबिक फैसल वावडा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने मुल्क को मुआशी बहरान से निकाला। हुकूमती कारकर्दगी बेहतर, लेकिन मीडिया टीम की कारकर्दगी मायूस कुन है। काबीना इजलास में मुआवनीन और मुशीरों के असासाजात पर भी बहस हुई। वुज़रा ने कहा कि ये एक गैर जरूरी इशू बन गया है। वज़ीर आज़म ने मुआवनीन और मुशीरों के असासे जाहिर करा के नया ट्रेंड सेट किया और शफाफियत की मिसाल कायम की। वज़ीर आज़म ने कहा कि शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए ये किया गया, माजी में इस पर तवज्जो नहीं दी गई। अवामी एतमाद को कायम रखेंगे। अस्पताल कराची के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिमी जमाली को कैंसर की तशखीस हो गई है। डॉक्टर सीमी जमाली की केमोथेरेपी शुरू हो गई है। उन्होंने लोगों से दुआओं की अपील भी की है। जना अस्पताल कराची के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली को कैंसर की तशखीस हुई है। डॉक्टर सीमी जमाली का इलाज शुरू हो चुका है, केमोथेरेपी शुरू हो चुकी है। उन्होंने लोगों से दुआओं की अपील भी की है। डॉक्टर सीमी जमाली को कैंसर की तशखीस हुई, जिसके बाद उनका इलाज जारी है। वफाकी सेक्रेटेरिएट के हज़ारों मुलाजमीन मसावी तनख्वाहें और अलाउंसेस न मिलने पर हुकूमती रवैये से मायूस हो गए। आज से बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर दफातर जाने का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि अगले मरहले में कलम छोड़ हड़ताल समेत तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाएंगे। बाबर शहजाद की रिपोर्ट देखिए।
حالیہ وفاقی بجٹ سے 32 روز تک مسلسل وزارت خزانہ کے سامنے احتجاج کرنے والے وفاقی سیکریٹریٹ کے ہزاروں ملازمین نے حکومتی یقین دہانیوں سے مایوس ہو کر ایک بار پھر احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا۔ وفاقی سیکریٹریٹ امپلائیز کور کمیٹی کے سربراہ رحمان باجوہ کا کہنا ہے کہ ہمارا بنیادی مطالبہ وفاق کے دیگر اداروں کے ساتھ مساوی تنخواہیں اور الاؤنسز کرنا ہے۔ گورنمنٹ ہماری جو ایک ڈیمانڈ ہے اس کو پورا نہیں کرتی تو ملازمین قلم چھوڑ ہڑتال اور کمپلیٹ پین ڈاؤن سٹرائک کی طرف اور سڑکوں پہ نکل کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ وفاقی سیکریٹریٹ کی مختلف وزارتوں اور ڈویژنز کے ملازمین کا کہنا ہے ہوش ربا مہنگائی میں گزارا نہیں ہو رہا، حکومت رحم کرے۔ گورنمنٹ نے یقین دہانی کروانے کے باوجود سیکریٹریٹ کے ملازمین کے ساتھ زیادتی کی اور سیکریٹریٹ کے ملازمین کو بجٹ میں کوئی ریلیف نہیں دیا۔ وفاقی سیکریٹریٹ امپلائیز کور کمیٹی کی جانب سے اعلان کردہ شیڈیول کے مطابق اگلے مرحلے میں قلم چھوڑ ہڑتال سمیت تمام آپشنز استعمال کیے جائیں گے۔ بابر شہزاد ترک 24 نیوز اسلام آباد۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کے لیے آسما جہانگیر گروپ نے صدارتی امیدوار کا اعلان کر دیا ہے۔ سردار اکبر ڈوگر لاہور ہائی کورٹ بار کے لیے صدارتی امیدوار ہوں گے۔ وکلاء رہنماؤں کی جانب سے ہائی کورٹ بار کے کمیٹی روم میں نامزدگی کا اعلان کیا گیا۔ انڈیپینڈنٹ گروپ کے وکلاء رہنماؤں احسن بھون، اعظم نذیر تارڑ اور حفیظ الرحمان چودھری نے صدارتی امیدوار کا اعلان کیا ہے۔ سردار اکبر ڈوگر 2012 میں لاہور ہائی کورٹ بار کے سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں۔ آسما جہانگیر گروپ کی جانب سے اب وہ صدارتی امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں۔